जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एसजीएस स्टडी विथ टुडे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे हमारा सौरमंडल एवं विश्व भूगोल से जुड़े 25 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले पिछली वीडियो में दिए प्रश्न का सही आंसर जान लेते हैं। वो प्रश्न क्या था? प्रश्न था, भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, हमें बताने थे जो भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है वो कहाँ है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए डिगबोई, ऑप्शन बी बरौनी, ऑप्शन सी जामनगर या ऑप्शन डी मथुरा। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जामनगर, जो कि गुजरात में है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो प्रश्न है, दोस्तों प्रश्न करने से पहले आपसे एक अपील है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिलती है। तो और इस तरह की और वीडियो आपको चाहिए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जो प्रेस घंटा जो होगा उसको दबा दीजिए, जिससे आपको प्रतिदिन जो हम वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो की शुरुआत में हमारा पहला प्रश्न है, वो प्रश्न है, सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? ये दोस्तों हमें बताने जो हमारे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा कौन से ग्रह हैं जिसके पास उपग्रह है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। हमारे पास ऑप्शन ए है बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी अरुण या ऑप्शन डी वरुण। जी हाँ दोस्तों, इसका हमें सही आंसर बताने इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शनि। जो शनि ग्रह है उसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है। तो कितना उपग्रह है दोस्तों? उसके पास टोटल 82 उपग्रह है। शनि ग्रह के पास 82 उपग्रह है। अरे जो शनि ग्रह जो है वो सेकेंड सबसे बड़ा ग्रह है, सेकेंड सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का, हमारे सौरमंडल का। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शनि ग्रह। हमारा दूसरा प्रश्न दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ये दोस्तों हमें बताने जो सौरमंडल का सबसे बड़ा कौन सा उपग्रह है और कहाँ पे है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी फोबोस, ऑप्शन सी गैनीमेड या ऑप्शन डी डेमोस। ये चारों उपग्रह हैं, ये जो उपग्रह हैं ये उपग्रह हैं किसी ग्रह के। तो दोस्तों हमें बताने हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, गैनीमेड। जिसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैनीमेड। गैनीमेड जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और दोस्तों ये कहाँ है गैनीमेड? गैनीमेड जो है दोस्तों बृहस्पति ग्रह में है। जो सबसे बड़ा जो ग्रह है हमारे सौरमंडल का वो है बृहस्पति। तो ये कहाँ है? बृहस्पति में है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे बड़ा उपग्रह भी बृहस्पति में। और दोस्तों अगर इसके कलर देखते हैं गैनीमेड की, तो ये थोड़ा हल्का पीला कलर का होता है। जो गैनीमेड जो है ये पीला कलर का होता है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैनीमेड। हमारा तीसरा प्रश्न है, जी हाँ दोस्तों, हमें तीसरा प्रश्न है, वो प्रश्न है, सांझ का तारा या भोर का तारा निम्न में से किस ग्रह को कहा जाता है। ये दोस्तों हमें बताने जो सांझ का तारा या भोर का तारा है वो निम्न में से किस ग्रह को कहा जाता है। जो उपनाम है उस किस ग्रह की उपनाम को दिया गया है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बुध ग्रह, ऑप्शन बी मंगल ग्रह, ऑप्शन सी पृथ्वी ग्रह या ऑप्शन डी शुक्र ग्रह। तो हमें बताने इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र ग्रह। ये जो शुक्र ग्रह है उसको हम लोग बोलते हैं सांझ का तारा या भोर का तारा। ये दोस्तों शुक्र ग्रह का बहुत सारे नाम हैं, इसको बोलते हैं पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी बोलते हैं, इसका पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी बोलते हैं, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह भी बोलते हैं इसको, निकटतम ग्रह भी बोलते हैं इसको पृथ्वी का। और दूसरा चीज़ है इसको सबसे चमकीला ग्रह भी बोलते हैं इसको चमकीला ग्रह भी बोलते हैं। और चौथा चीज़ है कि सबसे गर्म ग्रह भी है। ये जो शुक्र ग्रह है ये सबसे गर्म ग्रह भी है। और ऊपर से जो है इसके कोई उपग्रह नहीं है। ये शुक्र ग्रह है दोस्तों, इसके ऊपर कोई उपग्रह नहीं है, इसको कोई उपग्रह नहीं चक्कर कटाता है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र ग्रह। जो ये शुक्र ग्रह है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, जिसको सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। इसका हमने बताया आपको बहुत सारे नाम, कौन कौन से नाम है दोस्तों, इसका बहुत सारे नामों को बता दिए हैं। हमारा चौथा प्रश्न है दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो ओलंपस मेसी है वो किस ग्रह पर स्थित है। जी दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये मैंने खुद टाइप करे हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन हमें 2 तरह की चीज़ें हमें बताते हैं। वो क्या है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है
वो क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओलंपस में से है। और किस ग्रह पर स्थित है, जो कि इस क्वेश्चन में बताने हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन जान लेते हैं। ऑप्शन ए शनि ग्रह, ऑप्शन बी शुक्र ग्रह, और ऑप्शन सी मंगल ग्रह, या ऑप्शन डी बुध ग्रह। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है वो मंगल ग्रह पर स्थित है दोस्तों। इसलिए मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन टाइप करके दिया है, ताकि कि प्रश्न जो हो वो मल्टीटास्किंग हो और बेहतरीन भी हो, ताकि कि जैसे कि एक चीज़ याद कर रहे हैं, इसका उसके रिलेटेड कुछ और चीज़ भी याद हो जाए। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह। दोस्तों मंगल ग्रह में अगर देखें तो मंगल ग्रह का 2 उपग्रह है दोस्तों। जो 2 उपग्रह है मंगल ग्रह में अगर हम देखें तो इसका 2 उपग्रह कितने हैं, इसके उपग्रह 2 हैं दोस्तों। और जो सबसे ऊंचा पर्वत है हमारे जो मंगल ग्रह में भी पाए जाते हैं, वो पर्वत है, इसको निक्स ओलंपिका के नाम से भी जानते हैं। सबसे ऊंचा पर्वत भी पाया जाता है दोस्तों। जो ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत है वो वहाँ भी पाया जाता है। कहाँ पे, मंगल ग्रह पे, जो कि निक्स ओलंपिया के नाम से भी कहते हैं। और तो ये जो पर्वत है, ये जो हमारा जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट से भी हमारा 3 गुना, जी हाँ दोस्तों, ये जो 3 गुना ही ज़्यादा है माउंट एवरेस्ट से भी। ये जो हमारा इथी है ये 3 गुना ज़्यादा है। एक पर्वत है निक्स ओलंपिया, वो 3 गुना ज़्यादा है। इसको दोस्तों लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा मंगल ग्रह है इसको हम लोग लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। जो मंगल ग्रह है इसको हम लोग लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। इसका लाल ग्रह होने का रीज़न क्या है भाई? इसका लाल होने का रीज़न है जो कि वहाँ पे लाल ग्रह में जो है अधिक मात्रा में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आयरन ऑक्साइड की वजह से जो लाल ग्रह दिखता है। किसकी वजह से दोस्तों? आयरन ऑक्साइड की वजह से। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। जी दोस्तों, बहुत सारे नामों के बीच में एक और ग्रह आ चुका है जिसको हम लोग लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। तो उस ग्रह का मैं नाम बताने हैं जो कि लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है। कौन सा ग्रह है जो भाई लेटा हुआ है, लेटा हुआ क्यों कहा गया था, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन ए है वरुण ग्रह, ऑप्शन बी है अरुण ग्रह, या ऑप्शन सी है शनि ग्रह, या ऑप्शन डी है शुक्र ग्रह। ये दोस्तों हम लेटा हुआ ग्रह को किस ग्रह को कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं हल्का सा। तो इसका दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो अरुण ग्रह है, अरुण ग्रह को हम लोग लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो भाई इसको लेटा हुआ ग्रह क्यों कहा जाता है? तो ये जो अरुण ग्रह है जो सूर्य के अक्ष पे इस तरह लेटा हुआ है, इस अपनी धुरी पर इस तरह झुका हुआ है, जैसे सूर्य को देखने पर एकदम लेटा हुआ जैसा प्रतीत होता है। इसकी वजह से इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। और दोस्तों अगर इसके उपग्रह की बात किया जाए तो अरुण ग्रह में जो है 27 उपग्रह है दोस्तों। अरुण ग्रह में जो है 27 उपग्रह है। इसको हम लोग याद रखने हैं। कितने उपग्रह हैं? 27 उपग्रह हैं। इससे अरुण ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह अगर हम देखें तो उसका सबसे बड़ा उपग्रह है, उसका नाम है टाइटेनिया। जो टाइटेनिया जो है अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है दोस्तों। ये टाइटेनिया जो कि लिख रहे हैं, सॉरी नहीं लिख पा रहे हैं सही से। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों टाइटेनिया, जो कि अरुण ग्रह का जो उपग्रह है वो टाइटेनिया है। और अरुण ग्रह के बारे में और एक चीज़ जाने तो जो अरुण ग्रह जो है दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, थर्ड सबसे ग्रह है। जो हमारे सौरमंडल में जो ग्रह है वो जो सबसे पहले बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद जो हमारा दूसरा स्थान पे जो शनि ग्रह आते हैं वो है। और तीसरे में जो सबसे बड़ा ग्रह है ये जो हमारा अरुण ग्रह है। तो दोस्तों हमने अरुण ग्रह के बारे में काफ़ी कुछ जान लिए जो कि हमारे एग्जाम से रिलेटेड है। तो इसको हमें याद रखने हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, जिसको लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा अरुण ग्रह। हमारा 6वां नंबर प्रश्न है, नई खगोलीय व्यवस्था के अनुसार सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह। दोस्तों सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह को हम बताने, जो कि नई जो खगोलीय व्यवस्था आई है जिसको बताने हैं कि सूर्य का जो सबसे दूर स्थित ग्रह है वो कौन सा है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए अरुण है, ऑप्शन बी शुक्र है, ऑप्शन सी वरुण है, या फिर ऑप्शन डी शनि है। जी हाँ दोस्तों, हम बताने वो कौन सा ग्रह है जो कि सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है, जो सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वरुण। ये जो वरुण ग्रह है दोस्तों जो सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित है। ये दोस्तों ये वरुण ग्रह सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वरुण ग्रह। ये दोस्तों वरुण ग्रह पर थोड़ा जान लेते हैं वरुण ग्रह के बारे में। ये दोस्तों अगर वरुण ग्रह के कलर की बात करें, रंग की बात करें, ये जो वरुण ग्रह जो होते हैं ये हरे कलर का होते हैं, हरे रंग का होते हैं, जो हमको दिखने पर हरे रंग का लगभग दिखाई देते हैं। और इसके जो चारों तरफ जो अरुण ग्रह की होती है ये बादल तरह के होते हैं, जो कि शीतल मीथेन जो होता है उसकी वजह से जो अरुण ग्रह है उसी तरफ से मीथेन का जो बादल है इसका ठंडा
शीतल मीथेन का बादल है। और जो इसके उपग्रह की अगर बात करें, इसके उपग्रह की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसके उपग्रह है टोटल 14 उपग्रह। जो वरुण ग्रह की जो टोटल उपग्रह है 14 उपग्रह है दोस्तों, जिसको हमको याद रखने हैं, आपको याद रखने हैं। इसका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा दूसरा और एक चीज़ है वरुण ग्रह के बारे में, वो है वरुण ग्रह अगर प्रमुख उपग्रह अगर पूछे तो कौन सा है दोस्तों? वरुण ग्रह का जो प्रमुख है वो टिट्रोन है। क्या है? टिट्रोन है। जो वरुण ग्रह का जो सबसे प्रमुख उपग्रह है वो कौन सा है? टिट्रोन है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो हमने पूछा है खगोलीय व्यवस्था के अनुसार सबसे सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है वो हमारा वरुण ग्रह है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा 7वां प्रश्न है दोस्तों, चंद्रमा की सतह और उसके आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान। जी दोस्तों, हमें उस विज्ञान का नाम बताने हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें उस विज्ञान का नाम बताने हैं जिसको हमको चंद्रमा की सतह और आंतरिक स्थिति के बारे में अध्ययन करते हैं। जी दोस्तों, जो चंद्रमा की सतह है और उसकी आंतरिक स्थिति और उसकी सतह के बारे में जो अध्ययन करते हैं, उस विज्ञान को क्या कहते हैं वो हमें बताने हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन है कॉस्मोलॉजी, ऑप्शन बी है एस्ट्रोलॉजी, या ऑप्शन सी है सेलेनोलॉजी। तो हमें किस लॉजी की वजह से हम विज्ञान को जो चंद्रमा की सतह है उसकी आंतरिक सतह और सतह की स्थिति के बारे में जो अध्ययन करते हैं, वो हम इस लॉजी, जो कि लॉजी है, बहुत सारा लॉजी है, उस लॉजी में हम, उसमें से हमारा ये लॉजी है, कौन सा लॉजी है? ऑप्शन नंबर सी लॉजी है, मतलब सेलेनोलॉजी है, सी फॉर सेलेनोलॉजी। जो कि इसके वजह से हम जो कि विज्ञान है वो हमारा सेलेनोलॉजी जो विज्ञान है उसकी मदद से हम चंद्रमा की सतह और उसके आंतरिक स्थिति के बारे में अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेलेनोलॉजी। चंद्रमा के बारे में अगर कुछ हम कहें तो दोस्तों चंद्रमा के बारे में अगर दक्षिणी ध्रुव है, वहाँ पर हमारी बहुत बड़ा सा पर्वत पाया जाता है जो चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर है। वो दक्षिणी ध्रुव पर एक पर्वत पाया जाता है दोस्तों। पर्वत का नाम है लिबनिट्स पर्वत, जिसको हम लोग बोलते हैं लिबनिट्स पर्वत, जो कि पर्वत के दक्षिणी छोर में जो है पर्वत वो लिबनिट्स पर्वत है। और उसकी ऊंचाई अगर पूछे, उसकी ऊंचाई है दोस्तों 10,668 मीटर, 10,668 मीटर। कहाँ गया, इसको थोड़ा मिटाते हैं। इसका जो है मीटर अगर पूछे तो 10,668 मीटर है दोस्तों। जो चंद्रमा की जो है क्या है, चंद्रमा की जो पर्वत है 10,668 मीटर, जो कि हमें याद रखने हैं, विभिन्न परीक्षाओं के लिए हमें बेहतर होंगी। चलिए हमारा देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रमा को पेरिजी मून, जी हाँ दोस्तों, पेरिजी मून या सुपर मून कब कहा जाता है? हमें बताने हैं दोस्तों चंद्रमा को पेरिजी ऑफ मून या सुपर मून कब कहा जाता है, इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तब कहते हैं पेरिजी ऑफ सुपर मून, या फिर पृथ्वी से सबसे दूर होता है तब जाके इसको बोलते हैं, या फिर पृथ्वी के नज़दीक होता है तब बोलते हैं, और सूर्य के नज़दीक होता है तब बोलते हैं, या फिर ऑप्शन डी में जो हमारा है पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है तब बोलते हैं। तो दोस्तों इसको पेरिजी ऑफ मून हम तब बोलते हैं चंद्रमा को जब पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है, तब हम बोलते हैं पेरिजी ऑफ मून। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तब। हमारा 9वां प्रश्न है दोस्तों, बहुत से साइंटिस्टों ने अलग अलग पृथ्वी को नाम दिया है। किसी ने कहा है संतरे का आकार है, किसी ने कहा है भाई नारंगी के मतलब चपटा है, जो कि किसी ने कहा है कि भाई गोल है, एकदम गोल मटोल। तो उसी के रिलेटेड हमारा प्रश्न है। वो प्रश्न क्या है जानते हैं। वो प्रश्न है, पृथ्वी नाशपाती के समान है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी नाशपाती के समान है और निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कहा था? हम उस वैज्ञानिक का नाम बताने हैं जो कहत है जब पृथ्वी नाशपाती के समान है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए पाइथागोरस, ऑप्शन बी सर आइजक न्यूटन, या ऑप्शन डी जेम्स जीन, या ऑप्शन डी कैपलर। ये दोस्तों हमें बताने इसका हमारा सही आंसर क्या होगा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी जो है नाशपाती के समान है। उसके हमारे बताने वाले कर्ता थे जिसके बारे में हमने उसको बताया था कि पृथ्वी नाशपाती के समान है। उसने हमें जो कहे थे हमारे जेम्स जीन ने। जो जेम्स जीन भाईजान थे, जो हमारे साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने कहा था कि पृथ्वी नाशपाती के समान है। हमारा अगला प्रश्न है,
पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत भाग पर स्थल मंडल है। ये दोस्तों हमें जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग है जो स्थल है और बाद बाकी अलग अलग तरीके से है, तो हमें बताने हैं कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है। जी दोस्तों, इसका हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 71%, ऑप्शन बी 29%, ऑप्शन सी 57% या ऑप्शन डी 93%। तो हमें बताना है इसका हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 29%। जी दोस्तों, हमारा जो टोटल पृथ्वी है, पृथ्वी के 29% भाग में जो स्थल मंडल है, कितने प्रतिशत भाग में दोस्तों, 29% भाग में। हमारा 11वां प्रश्न है, मैग्मा या लावा के जमने के कारण बनी चट्टान को क्या कहा जाता है। जी दोस्तों, हमें जो बताने हैं जो मैग्मा पृथ्वी से निकलती है, ये लावा, उसके जो जमने के कारण कौन सी चट्टान बनती है, उस चट्टान का नाम क्या है, हमें उस चट्टान के नाम बताने हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए आग्नेय चट्टान, ऑप्शन बी अवसादी चट्टान, या ऑप्शन सी कायांतरित चट्टान, या ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों, उस चट्टान का नाम हमें बताने हैं जो कि मैग्मा के कारण, लावा के जमने के कारण होती है। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आग्नेय चट्टान। ये जो आग्नेय चट्टान है, ये जो मैग्मा और लावा के जमने के कारण होती है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आग्नेय चट्टान। हमारा 13वां प्रश्न है दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो प्रश्न है, खनिज एवं तेल निम्न में से किन चट्टानों पर पाई जाती है। तो हमें बताने हैं दोस्तों, उस चट्टान का नाम बताने हैं जहाँ पे तेल एवं खनिज पाए जाते हैं। तो उस चट्टान का नाम हमें बताने हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन ए आग्नेय चट्टान, ऑप्शन बी कायांतरित चट्टान, ऑप्शन सी अवसादी चट्टान, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जो दोस्तों हमें बताने हैं कि ये तीनों में जो चट्टान है उनमें सभी पाए जाते हैं या फिर किसी एक पर्टिकुलर चट्टान में पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये जो आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान में तो हमारे लावा के कारण बने होते हैं, इसमें तो हो ही नहीं सकता। तो रूपांतरित चट्टान में जो आग्नेय चट्टान, जो रूपांतरित चट्टान होती है दोस्तों, ये जो आग्नेय चट्टान और कायांतरित चट्टान की रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा बनी हुई एक नई प्रोडक्ट होती है, तो इसमें भी नहीं हो सकता। तो बचता है हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अवसादी चट्टान। जी हाँ दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवसादी चट्टान। जो अवसादी चट्टान में जो है जितने भी खनिज और तेल, जो भी जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं या फिर जीवाश्म जो भी कोयला वगैरह पाए जाते हैं दोस्तों, वो सब हमारे अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। जैसे हमारे और भी ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे बलुआ पत्थर हो गया, चूना हो गया, संगमरमर, इटी से जो भी चीज़ें हैं, ये सब जो है हमारे अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। और ऊपर से जो अवसादी चट्टान जो होता है वो परतदार होती है। क्या होती है दोस्तों, ये जो परतदार होती है, अवसादी चट्टान होती है वो परतदार होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है दोस्तों, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ निम्न में से किस ज्वालामुखी को कहा जाता है। कि दोस्तों हमें बताने जो भूमध्य सागर है उसका प्रकाश स्तंभ किन ज्वालामुखी को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए एटना, ऑप्शन बी स्ट्रोम्बोली, या ऑप्शन सी कोलिमा, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या दोस्तों, जो भूमध्य सागर का जो प्रकाश का स्तंभ है, इसको हम कहते हैं स्ट्रोम्बोली, ऑप्शन नंबर बी को कहते हैं। ये जो ज्वालामुखी है इसको कहते हैं स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। ये जो ज्वालामुखी है ये सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों। ये जो है ज्वालामुखी, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। ये दोनों है, जो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है, ये दोनों सक्रिय ज्वालामुखी। और कहाँ पर है, ये दोनों जो इटली में है, ये जो दोनों हैं ये इटली में है। और स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का लिपासी जो है इसलिए कहा जाता है प्रकाश स्तंभ, क्योंकि जो भूमध्य सागर में जो है ना ये स्ट्रोम्बोली, ये लिपासी द्वीप पर स्थित है। ये जो स्ट्रोम्बोली है ये भूमध्य सागर के लिपासी द्वीप पर स्थित है। और इसमें हमेशा एकदम गैस निकलती रहती है और वो जलती रहती है, इसकी वजह से इसको बोला जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी दोस्तों, हमारा एक और रोमांचक प्रश्न आ गया है, निम्न में से कौन से महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। दोस्तों उस महाद्वीप का नाम बताने जिसमें से एक भी ज्वालामुखी नहीं है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी एशिया, या ऑप्शन सी यूरोप, या ऑप्शन डी अफ्रीका। ये दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इस महाद्वीप में दोस्तों एक भी ज्वालामुखी नहीं पाई जाती है। जिसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा कही हुई बातें आप लोग को समझ में आ रही होंगी। तो चलिए अगला प्रश्न उठाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत।
जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापैक्सी है वो कहाँ स्थित है। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चंस कुछ होते हैं इसको मैं खुद टाइप करता हूँ, जिसकी वजह से इस टाइप का क्वेश्चन इसलिए उठाता हूँ क्योंकि इसमें से हम लोग का मल्टीपल टाइप का प्रश्न हो जाता है। जैसे अगर देखें यहाँ पे, अगर देखें विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापैक्सी है। अगर कोई पूछे कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, इसको हम कहेंगे कोटापैक्सी। और कहाँ स्थित है तो इसको हम बताएंगे इसका कहाँ स्थित है। अगर एक कार्य में दो चीज़ सम्मिलित हो सकती है, इससे हमारा टाइम भी बचता है और कुछ जानने को भी बचती है। इसलिए हम इस तरह का क्वेश्चन टाइप करते हैं जिससे हमारा मल्टीपल टास्किंग हो सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा आपको। तो चलिए इसका सही आंसर जान लेते हैं। तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो पर्वत है वो कोटापैक्सी में है। और कोटापैक्सी कहाँ है भाई, तो कोटापैक्सी जो है ऑप्शन नंबर सी इक्वाडोर में है। कोटापैक्सी कहाँ है तो इक्वाडोर है जो देश है वो वहाँ पे है। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा 17वां प्रश्न है, भूकंपों के अध्ययन को कहा जाता है। क्या दोस्तों भूकंपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जो हम लोग भूकंप अध्ययन करते हैं, जैसे साइंस के अध्ययन करते हैं, जैसे कुछ भी चीज़ डिटेल में अगर किसी चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं तो हमारा साइंस हो जाता है। मतलब किसी सोशल के बारे में अध्ययन करते हैं तो सोशल साइंस हो जाता है। जैसे किसी अंकों के बारे में अध्ययन करते हैं बहुत ज़्यादा तो गणित हो जाता है। उसी प्रकार अगर भूकंपों का अध्ययन करते हैं तो अलग अलग नाम है। तो भूकंपों का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए सिस्मोलॉजी, या ऑप्शन बी सेलेनोलॉजी, या ऑप्शन जी ट्रॉफोलॉजी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमें बताना है इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिस्मोलॉजी। जो भूकंप का जो हम अध्ययन करते हैं तो इसको हम कहते हैं सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी के अंतर्गत हम भूकंप का अध्ययन करते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमें भूकंप की तीव्रता जो कितनी तेजी से आ रही है उसकी तीव्रता को मापते हैं तो किसके जरिए मापते हैं वो हमें बताने हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सिस्मोग्राफ, ऑप्शन बी रिएक्टर स्केल, ऑप्शन सी कैंडला, या ऑप्शन डी टेस्ला। ये दोस्तों जो हर एक जो पैमाना स्केल है वो अलग अलग सबके लिए किया हुआ है ना। तो जैसे कि अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो उसको केल्विन और सेल्सियस में होता है, और लेंथ की बात करें तो उसको मीटर में होता है। इसी प्रकार जो हम भूकंप की तीव्रता अगर हम मापते हैं तो किस तरह होता है। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, भूकंप को जो हम मापते हैं वो ऑप्शन नंबर बी रिएक्टर स्केल की मदद से मापते हैं जो भूकंप की तीव्रता है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रिएक्टर स्केल। हमारा अगला प्रश्न है जो 19 नंबर प्रश्न है हमारा, शंकुधारी पेड़ कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों हमें बताने हैं जो शंकुधारी वृक्ष हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए टुंड्रा वन, ऑप्शन बी पर्वतीय वन, ऑप्शन सी टैंगा वन, या ऑप्शन डी विषुवत-रेखीय वन। तो हमें बताने हैं जो शंकुधार जो वृक्ष है वो कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों ये हम बता दें इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी। जो पर्वतीय वन है यहाँ पे शंकुधार वृक्ष पाए जाते हैं। इस वन में दोस्तों कौन सा वृक्ष पाए जाते हैं, शंकुधार वृक्ष पाए जाते हैं, जो कि आपको अलग टाइप का ही देखने को मिलेंगे। हमारा 5वां प्रश्न है, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील। यह दोस्तों आपको जिससे बताएं पिछली वीडियो में जो हम इस तरह की प्रश्न को उठाते हैं जिससे आपको मल्टीपल टाइप का जो बेनिफिट हो उसको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों यहाँ पे है, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी का झील पैगाल झील वो किस महाद्वीप पर स्थित है। तो हमें बताने हैं दोस्तों किस महाद्वीप पर स्थित है, जो सबसे ऊंची झील है वो किस महाद्वीप पर स्थित है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, या ऑप्शन डी यूरोप। ये दोस्तों इसको बताने इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा हमारा महाद्वीप एशिया। जो एशिया में है विश्व का सबसे ऊंचा खारे पानी का झील है। तो दोस्तों यहाँ पे और एक प्रश्न है जो कि हमने बताया था, जो अगर दूसरा प्रश्न पूछ सकता है, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी झील। तो बतानी है दोस्तों ये जो सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है वो पैंगांग झील है। और दोस्तों ये जो कहाँ स्थित है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। अब एशिया में कहाँ स्थित है भाई, तो ये जो स्थित है दोस्तों एशिया जो लद्दाख में है। जो लद्दाख कहाँ पर, हमारा भारत और चीन लद्दाख एवं तिब्बत पर स्थित है ये वाला। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों,
विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश, ये दोस्तों हमें बताने उस देश का नाम बताने हैं जो इसमें सर्वाधिक मात्रा में डाकघर है। तो दोस्तों हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान। ये दोस्तों इससे हमारा प्यारा नाम आ जाएगा, प्यारा देश आ जाएगा हमारा भारत। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में विश्व का सबसे ज़्यादा जो है डाकघर भारत में पाए जाते हैं। हमारा 22वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस देश को झीलों का देश कहा जाता है। यह दोस्तों हमें उस देश का नाम बताने हैं जिसको झीलों का देश भी कहा जाता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी कोरिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी पेरिस। यह दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूरोप। जो यूरोप को जो है हम लोग झीलों का देश भी कहते हैं। देखो यूरोप में कहाँ है दोस्तों, हमें बताने हैं। यूरोप जो एक देश है, ठीक ना, जो यूरोप में, यूरोप के किस शहर में है। तो दोस्तों ये जो हमारा यूरोप में है, फिनलैंड नाम का एक शहर है, वहाँ पे इसको कहा जाता है यूरोप का, फिनलैंड में, फिनलैंड एक देश में। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूरोप में। हमारा 23वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, जो कि बड़ा ही मज़ेदार है देखने में। वो प्रश्न है, वो क्या प्रश्न है, चलिए पढ़ते हैं। प्रश्न है सुंदरियों का देश किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो है सुंदरियों का देश है, जो कि बहुत ही रोमांचक प्रश्न है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी जर्मनी या ऑप्शन डी भारत। जी दोस्तों हम बताने जो विश्व में जो सुंदरियों का देश कहा जाता है, कौन सा देश को कहा जाता है। ये दोस्तों इसको अगर हम कहें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फ्रांस। ये जो फ्रांस है इसको हम लोग सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। इसको फ्रांस में जो बहुत बहुत से सुंदर सुंदर चीज़ देते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। ये दोस्तों फ्रांस के बारे में और एक चीज़ है, जो कि यहाँ पे जो है शैंपेन नाम का एक जो शराब है वो सबसे ज़्यादा ये बनाता है, शराब निर्माता भी है ये फ्रांस। तो जो शैंपेन नाम का जो शराब है ये यहीं से बन के आता है। सर्वाधिक शराब निर्माता जो है वो फ्रांस ही है। हमारा 24वां प्रश्न है दोस्तों, यूरोप का भारत किसे कहा जाता है। ये क्या है भला है भाई, यूरोप तो अलग है, भारत अलग है, तो इसको यूरोप का भारत क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसका चलिए सही आंसर जान लेते हैं। दोस्तों हमें बताने हैं जो यूरोप का भारत किसे कहा जाता है। तो हमारे पास दोस्तों 4 ऑप्शन है, चलिए देखते हैं। हमारे पास पहला ऑप्शन है स्वीडन, दूसरा है इटली, ऑप्शन सी है फ्रांस या ऑप्शन डी है थाईलैंड। ये दोस्तों हमें बताने हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इटली। इसको जो इटली जो है इसको हम लोग यूरोप का भारत भी कहते हैं। अब भाई यूरोप का भारत क्यों कहते हैं इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो तो हमारा देश भारत जो है, हमारा देश जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है, ठीक ना। जो हमारा कृषि प्रधान देश है, जो कि ये काफ़ी मिलता जुलता है इटली से। जो इटली भी है वो कृषि प्रधान देश है, इटली भी है एकदम कृषि प्रधान देश है भाई। और जो भारत का जो हिमालय पर्वत है, जो हमारे उत्तरी साइड में जो हमारे रखवाली करता है, तो वैसा ही जो ये जो इटली है, इटली में भी हिमालय की तरह आल्प्स पर्वत है। तो इसी कुछ इसके अलावा भी कुछ और रीज़न है, लेकिन ये मुख्य रीज़न इनमें से कुछ है जो कि जिसके वजह से इसको भी कहा जाता है कि यूरोप का भारत इटली को, है ना। तो यही सब कुछ वजह हैं जिसलिए इसको कहा जाता है यूरोप का भारत, इटली को कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछे तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इटली। हमारा दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, वो प्रश्न है इटली की गंगा किसे कहा जाता है। यह दोस्तों हमें जो बताने हैं जो इटली की गंगा है वो किसे कहा जाता है। जैसे हमने पिछले प्रश्न में देखा कि यूरोप का इटली, हाँ सॉरी यूरोप का भारत किसे कहा जाता है, तो भाई इसको इटली को कहा जाता है। तो इसी प्रकार अलग से और प्रश्न आ गया जो हमारा गंगा जो हमारा देश की है नदी, उसके बारे में जिक्र है। तो इटली की गंगा किसे कहा जाता है, हमें किस नदी को कहा जाता है हमें बताने हैं। तो दोस्तों हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए पो नदी, ऑप्शन बी सीन नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी या ऑप्शन डी सेंट लॉरेंस नदी। जी हाँ दोस्तों हमें बताने हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर बता दें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पो नदी। जो इटली की गंगा जो हम लोग बोलते हैं, जो इसका सही आंसर हो जाएगा पो नदी को इटली का गंगा भी कहा जाता है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो प्रश्न है, मेरे द्वारा दी हुई प्रश्न आपको अच्छी लगती होंगी, और अच्छी लगती हैं तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगती हो, इन्फॉर्मेशन अगर इन्फॉर्मेटिव लगता हो तो आप इसको लाइक भी कर दीजिएगा। और एक अंतिम प्रश्न है दोस्तों, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं कमेंट करके कि इसका सही आंसर क्या होगा। जैसे हमने बहुत सारे नाम देखे, उसके उपनाम देखे कि कौन कौन से देश क्या है, जैसे कि सुंदरियों का देश किसे कहा जाता है, झीलों का देश किसे कहा जाता है, यूरोप का देश, यूरोप का भारत किसे कहा जाता है, एक्सेट्रा हमने कुछ कुछ जानकारियाँ ली। उसमें से मेन प्रश्न इसमें भी है जो कि आपको कमेंट करके बताने हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो प्रश्न ये है दोस्तों कि यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है। ये जो यूरोप का खेल का मैदान है वो निम्न में से किसे कहा जाता है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन में से हमें बताने हैं। तो दोस्तों हमारे पास 4 ऑप्शन है, चलिए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है अर्जेंटीना, ऑप्शन सी है इटली, या ऑप्शन डी है स्विट्ज़रलैंड। चलिए दोस्तों हमें बताने हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, तो आपको बताने हैं दोस्तों कमेंट करके कि इसका सही आंसर क्या होगा, और आपको और किस टाइप की चाहिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।